नमस्कार बच्चों, स्टडी पिलर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। ऐसे में अब आपका रिवीजन चालू हो जाना चाहिए। और थ्योरी क्लास में अपना सिर्फ ऑर्गेनिक वाला पोर्शन बचा है, जो 10 दिनों के अंदर अंदर करवा दूंगा मैं। उसके सारे सवाल क्लासों के अंदर ही कराऊंगा। तो अभी जो आपके लिए क्लास लेके आए हैं वो है बेस्ट है, वो लैब असिस्टेंट के लिए MCQs क्लास करेंगे। इसके अंदर कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन करेंगे, यानी कि एक एक टॉपिक का बारीकी से विस्तार पूर्वक अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज की क्लास। तो आप अगर सिलेबस के अंदर देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी उसके अंदर मेंशन करा गया है। और आवर्त सारणी में सबसे पहला जो टॉपिक लिखा गया है वो इस प्रकार से लिखा गया है कि फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको पता है कौन से होते हैं बच्चों, बताओ जरा। परमाणु के मूलभूत कण सबसे पहला टॉपिक है, परमाणु के मूलभूत कण। तो सबसे पहला शब्द ही परमाणु, तो परमाणु के बारे में आपको सब कुछ पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने ऐड करी है परमाणु के लिए। परमाणु की खोज किसने करी थी बच्चों? तो इसका उत्तर आएगा जॉर्ज डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की खोज की थी 1808 ईस्वी में। ईस्वी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो परमाणु की खोज किसने करी थी? जॉर्ज डाल्टन ने। इसका याद रखना है आपको। और इसने क्या बात कही थी? परमाणु की खोज जॉर्ज डाल्टन ने एक गणितज्ञ और रासायनिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें उन्होंने परमाणु नाम दिया। और डाल्टन ने 1803 में अपना परमाणु सिद्धांत पर प्रतिपादित किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था, परमाणु संरचना, उसके अंदर मैंने आपको डाल्टन का सिद्धांत करवाया था, डाल्टन का सिद्धांत। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, परमाणु की खोज किसने करी थी? तो आपका उत्तर आ जाएगा डाल्टन ने। और डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को और आगे विभाजित नहीं करा जा सकता। ये बात भी किसने करी थी? डाल्टन ने करी थी। तो आपको यदि सवाल पूछ लिया जाए परमाणु की खोज किसने करी थी, तो उत्तर आ जाएगा डाल्टन। दूसरी बात, परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो उत्तर आ जाएगा डाल्टन। तीसरी बात, परमाणु को और आगे विभाजित नहीं करा जा सकता, तो यह बात किसने करी थी? तो उत्तर आ जाएगा रदरफोर्ड। तो 3 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। चूंकि बिल्कुल 100% ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा। रट लो, चाट लो, इन क्लासेस से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। और आपके लिए मैं एक बड़ी क्लास ऐड करने वाला हूं थोड़े दिनों बाद, 10 या 15 दिनों बाद, मतलब 15 तारीख से पहले मैं आपको एक बड़ी क्लास अरेंज करके दूंगा। उसके अंदर आपके टॉपिक वाइज सारे सवाल, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सवाल ऐड कर दिए जाएंगे। तो उस क्लास को तो बिल्कुल छोड़िएगा ही मत। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि हमें पता है बच्चों, परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये भी मेंशन है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आपको किन किन का पता होना चाहिए, केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन की अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी बच्चों? सबसे पहला तो जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अभी अपन ने पढ़ा। साथ ही साथ डाल्टन ने क्या करा? परमाणु की भी खोज करी थी। डाल्टन नाम से डल लग रहा है, एकदम डल डाल्टन, लेकिन परमाणु की खोज करी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज एक ही परमाणु 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से विभाजित होता है। देखो, जॉर्ज डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु को और आगे विभाजित नहीं करा जा सकता, लेकिन जब से बात पता लगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्थित होते हैं, तब से इलेक्ट्रॉन को देखो परमाणु से अलग किया जा सकता है। आयनन एंथैल्पी अपन पढ़ते हैं, IP, यानी कि परमाणु को भी और आगे विभाजित करा जा सकता है। तो सबसे पहले बात चली कहाँ से? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कौन? ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक थे। कौन? जोसेफ जॉन थॉमसन ने एक नए कोण की खोज की, क्रूक ट्यूब। किसके अंदर? क्रूक्स ट्यूब के अंदर काम करते हुए इसने एक नकारात्मक रूप से चार्ज किया गया था और खोज करी थी उन्होंने किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो अगर पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो आपको एक ध्यान में रखना है नाम, थॉमसन ने।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी बच्चों? थॉमसन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पाया जाता है और आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम ऋणात्मक प्रकार का आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। सवाल नंबर 2 ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल अगर बात देखें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1887 गुना होता है। यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान से बहुत ही कम द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, परमाणु की खोज किसने करी थी बच्चों? डाल्टन ने करी थी। डाल्टन ने कहा कि परमाणु को और आगे विभाजित नहीं करा जा सकता, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद पता चला कि परमाणु को और आगे विभाजित करा जा सकता है। खोज का आधार क्या था? क्रूक ट्यूब आप कह सकते हो, जिसके अंदर इन्होंने कैथोड रेज का पता लगाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात करें तो 1.9 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है, जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/1837 गुना होता है। ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रही, 2016 वाले के अंदर यहाँ से सवाल आया था, किसी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? परमाणु के एक कोष के अंदर, कोष किसे कहते हैं बच्चों? ये नाभिक हो गया, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, यानी कि घेरों की संख्या। और एक घेरे में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ n क्या है बच्चों? कोष की संख्या, नंबर ऑफ कोष की संख्या जो कि हो सकती है कितनी? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, किसी भी परमाणु के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 2n² हो सकती है बच्चों। ठीक है, यहाँ n कोषों की संख्या है। इस तरह से पहले कोष में, दूसरे तीसरे कोष में 8, 18वें, चौथे कोष में 32, 5वें कोष में 50 अधिकतम इलेक्ट्रॉन समाहित करे जा सकते हैं। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। पहले में s और s उपकोष आएगा, पहली कक्षा के अंदर s उपकोष आएगा, क्रमागत रूप से दूसरी कक्षा के अंदर sp, फिर sp_d, फिर sp_df, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट आपको याद रखना है, सूत्र के रूप में भी अगर आपको पूछ सकता है कि एक कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा 2n²। आपको ऑप्शंस दे सकता है, n² दे सकता है, 2n² दे सकता है, n दे सकता है या 2n दे सकता है। तो आपका उत्तर कितना आएगा? एक कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2n²। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें मैंने ऐड कर दी है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा ऋणावेशित कण है जो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर कक्षकों में वर्ताकार रूप से चक्कर लगाता है। पता है आपको, याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही याद है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सी बात अपने को पता है। याद रखने वाली बात क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, तथा इसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1094 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं सीधा। ज़्यादा डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये याद रख लेना आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, 1/1837 गुना। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसे भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, जिन जिन बातों में मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको तो विशेष करके आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है। इसी कारण जब अपन एक एटम का द्रव्यमान अगर देखते हैं तो उसके अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को ही ऐड करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मानते हैं। एक परमाणु के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोई भागीदारी नहीं होती, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। ये वैसी ही बात है जैसे कि आपका द्रव्यमान नापते समय जब आप अपना वजन तोलोगे उस समय आप अपने कपड़ों का वजन कभी ऐड नहीं करते, क्योंकि आपके वजन की तुलना में आपके कपड़ों का वजन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है, ये अपने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन उतनी ही संख्या में होते हैं जितनी संख्या में प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, अर्थात परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन में कणों और तरंगों दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये अन्य कणों के साथ टकरा सकते हैं और ये प्रकाश की तरह फैल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इलेक्ट्रॉन में कण और तरंगों दोनों के गुण पाए जाते हैं। मोस्ट एंड बड़ी इफेक्टिव बात है ये।
कि इलेक्ट्रॉन कण की भांति व्यवहार कर सकता है और इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है। तो यदि आपको सवाल पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति होती है, तो दोनों प्रकृति आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉन कणीय प्रकृति का भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन तरंगीय प्रकृति का भी हो सकता है। यह अन्य कणों के साथ टकरा सकते हैं और प्रकाश की तरह फैल भी सकते हैं। अगली बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा रखता है। एक निश्चित कोश की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इस आधार पर एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा रखता है जो इसके विपरीत वाले नाभिक में उपस्थित कण से इसकी दूरी बनाए रखता है। ऊर्जा के कारण ही इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। ठीक है, ये अपन ने बोहर का जो आप चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, बोहर मॉडल, हाइड्रोजन का बोहर मॉडल, वहां पर इस बात को बड़ी ही शानदार तरीके से बताया गया है। फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर आता है। दो प्रकार के बल कार्य करते हैं इलेक्ट्रॉन पर घूमते हुए। मैंने आपको परमाणु संरचना के अंदर भी बता दिया। नेक्स्ट बात की ओर ध्यान रखते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आसपास में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल होता है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए स्थिर वैद्युत बल। क्या? स्थिर वैद्युत बल पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन परमाणु के केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा में अलग अलग कक्षकों के अंदर चक्कर लगाता है, आपको पता है। नेक्स्ट बात देखते हैं, अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं बढ़ जाती है तो परमाणु स्थिर होगा या कम क्रियाशील होगा। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं बढ़ जाती है यानी कि उसको आगे बढ़ाया जाए तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं, ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, डीप बात है ज़्यादा। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? इस प्रकार से सवाल बन सकता है। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बच्चों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात, किसी भी परमाणु की भीतरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करी अपन ने। आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हर एक बात पता होनी चाहिए। उनके दादा, मामा, काका, ताऊ, बुआ, फूफी, पत्नी, सबके बारे में पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन कितने बच्चे पैदा करते हैं, सब कुछ। तो अपने सब कुछ जाना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी बच्चों? थॉमसन ने खोज करी थी। खोज का आधार क्या था बच्चों? क्रूक ट्यूब के अंदर क्या कैथोड किरणों की वो खोज कर रहे थे, CATHOD, कैथोड रेज की खोज का आधार माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का आधार अगर आपको पूछा जाए तो कैथोड किरणें थी। कैथोड किरणें क्या होती है बच्चों? बेसिकली वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन बीम होती है। क्या? इलेक्ट्रॉन बीम होती है कैथोड रेज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक अपना फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सारी सूचनाएं मैंने आपको दे दी, तो इनमें से एक सवाल निश्चित आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन की। तो बिल्कुल थोड़ी सी बात है। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है जिसका परिणाम कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन धनात्मक रूप से। ठीक है, ध्यान में रख सकते हो। आवेश कितना होता है इसका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव आवेश होता है एक प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बात नंबर 2। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 गुना अधिक होता है। वास्तव में प्रोटॉन एक हाइड्रोजन परमाणु ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर देखो तो 1H1 लिखते हैं, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर ना के बराबर माने तो हाइड्रोजन को ही अपन क्या मान सकते हैं? प्रोटॉन। यदि एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खो दे तो बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा? एक प्रोटॉन कहलाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस प्रकार प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 1 म्यू या AMU या निरपेक्ष द्रव्यमान में कहूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यूनिट ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे ग्राम लिखा है या केजी लिखा होता तो 10⁻⁻27 केजी यहाँ पुटअप होता। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। स्थिति भी आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखनी क्या है? साइंस के स्टूडेंट हो इतना तो पता ही आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटॉन का आवेश E, द्रव्यमान M। इलेक्ट्रॉन के आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को Q/M, आवेश व द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश कहते हैं। और प्रोटॉन के लिए विशिष्ट आवेश कितना होता है बच्चों? वो होता है 9.5 इंटू 10⁻⁻ कितनी? -14। ये क्या लिख रखा है ये पता नहीं, आप निकाल लेना। प्रोटॉन का आवेश तो हो गया बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और द्रव्यमान कितना हो गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg।
ठीक है, ग्राम में हो तो 24 लिख देना है, कोई बात नहीं। इसका अनुपात सबसे पहले वैज्ञानिक डब्ल्यू वेन ने टॉमसन तकनीक की सहायता से ज्ञात किया था। टॉमसन तकनीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विशिष्ट आवेश का जो खोज किसने करी थी? डब्ल्यू वेन ने टॉमसन तकनीक की सहायता से। विशिष्ट आवेश की खोज का आधार क्या है? टॉमसन तकनीक। अतः किसी परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जो नाभिक में स्थित रहता है और उसके ऊपर धनावेश होता है, प्रोटॉन कहलाता है। प्रोटॉन को प्राय प्लस p से प्रदर्शित किया जाता है, प्लस p से प्रोटॉन को प्रदर्शित किया जाता है, जिसके ऊपर इकाई धनावेश होता है। केवल हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहते हैं। इसके अलावा सभी तत्व के में परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एवं एक से अधिक प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन को मूलभूत कण माना जाता है, परमाणु का मूलभूत पार्टिकल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को परमाणु का मूलभूत कण माना जाता है। न्यूट्रॉन को परमाणु का मूलभूत पार्टिकल नहीं माना जाता, क्योंकि न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के अंदर उपस्थित नहीं होता है। आगे चलें बच्चों, प्रोटॉन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बात है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। खोज का आधार क्या था बच्चों इनकी? प्रोटॉन की खोज का आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन की खोज का आधार, प्रोटॉन की खोज का आधार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खोज का आधार था बच्चों एनोड रेज। क्या? एनोड रेज। एनोड रेज क्या होती है बच्चों? एनोड रेज होती है धनावेशित पार्टिकल्स किरणें। धनावेशित पार्टिकल्स की जो बीम होती है वो एनोड रेज होती है। उसके अंदर प्रोटॉन शामिल है, हीलियम का नाभिक शामिल है, लिथियम का नाभिक शामिल है। यानी कि अल्टीमेटली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पार्टिकल है वो धनावेशित होना चाहिए, वो होगी क्या? एनोड रेज। कैथोड रेज क्या होती है बच्चों? कैथोड रेज होती है इलेक्ट्रॉन बीम। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी भाई? बताया नहीं आपको? बिल्कुल, अभी पुटअप कर देते हैं। प्रोटॉन की जो खोज थी बच्चों वो करी थी गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। आप इंटरनेट पे अगर सर्च करोगे प्रोटॉन की खोज तो आपको नाम मिलेगा रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था, लेकिन खोज गोल्डस्टीन ने करी थी भैया, ध्यान में रखना। अगर पूछे प्रोटॉन की खोज किसने करी है तो गोल्डस्टीन। अगर पूछे प्रोटॉन नाम किसने दिया तो रदरफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों? 0 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? लगभग प्रोटॉन के बराबर। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर भी तुलना करें तो मास ऑफ प्रोटॉन कम होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ध्यान में रखना, फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी बच्चों किसने? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन क्या? आवेश रहित मूलभूत कण है। मूलभूत कण है, सार्वत्रिक कण नहीं है। ठीक है, आगे चलो। स्थिति कौन सी होती है बताओ जरा? न्यूट्रॉन की जो पोजीशन, न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक के अंदर। न्यूट्रॉन क्या है? एक उप परमाणविक कण है जो सभी प्रकार के पदार्थों परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। हमें पता है न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, ये भी हमें पता है। द्रव्यमान कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁷ kg। प्रोटॉन का अगर द्रव्यमान देखोगे तो वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6727 हाँ इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान हल्का सा कम होता है। तो मास ऑफ जो द्रव्यमान का ऑर्डर है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन 2 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ध्यान में रखने की बात नहीं है। आगे चलो। सन 1920 में अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक में एक ऐसे कण की उपस्थिति की संभावना बताई थी जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर हो। यह विद्युत आवेश रहित उदासीन कण जेम्स चैडविक ने अपने प्रयोग नाभिक में इस कण की खोज कर ली थी। उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया था। खोज का आधार क्या था बच्चों? न्यूट्रॉन की खोज का आधार था नाभिकीय अभिक्रियाएं। क्या? नाभिकीय अभिक्रियाएं। ठीक है,
नेक्स्ट, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थायी रूप से पाया जाता है, लेकिन स्वच्छ रूप से ये अपने आप में स्थायी कण नहीं है। न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित ना होकर खुले में उपस्थित होता है, अतः इसका रेडियो एक्टिव क्षय होना शुरू हो जाता है। न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव क्षय के परिणाम स्वरूप एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन व एक एंटी न्यूट्रॉनों में टूट जाता है। न्यूट्रॉन के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्धायु कितनी होती है? 614 सेकंड होती है। एक न्यूट्रॉन के रेडियो एक्टिव क्षय की, न्यूट्रॉन की अर्धायु कितनी होती है बच्चों? क्षय होने की 614 सेकंड, जो आपको ध्यान में रखनी है, 614 सेकंड। ठीक है, 13 मिनट 47 सेकंड। 614 सेकंड को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? 614 सेकंड यानी कि 13 मिनट 47 सेकंड। तो ये सारी बातें हो गई। तो मोटा मोटी आपको क्या ध्यान में रखना है? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी बच्चों? गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन की परमाणु की खोज किसने करी थी? डाल्टन ने करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है बच्चों? कैथोड रेड होती है। एनोड रेड क्या होती है? धनावेशित किरणों का जो पुंज होती है वो एनोड रेज होती है। तो ये हो गई अपना पहला टॉपिक, आवर्त सारणी से संबंधित अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स कंप्लीट कर दिए अपने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कल अपन नेक्स्ट टॉपिक को छेड़ेंगे जो कि है रदरफोर्ड का शायद नाभिकीय मॉडल है। इस प्रकार से अपन टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। जितने टॉपिक इस क्लास में हो जाते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट क्लास अपन ऐड करेंगे। कौन सी? एक बहुत बड़ी, कम से कम 10 घंटे की क्लास आपके लिए मैं लेके आऊँगा केमिस्ट्री की, और उससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, जोरों शोरों से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों।